नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारा चल रहा है। ये जो फोटो आपको दिख रहा है, आपको कुछ याद आया होगा। N2O4 उसका डिकम्पोजिशन होकर के NO2 गैस बनती है ब्राउन कलर की। इस फिगर में आपको दिख रहा है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ब्राउन कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ये कि यहाँ से इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा हुई और यहाँ से भी यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा हुई। तो ये इस घड़ी को देखिए, यानी इस टाइम पर हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद में ये जो कलर की इंटेंसिटी है एज इट इज़ रहेगी। ये भी ध्यान रखना, हमको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो कलर की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि NO2 गैस बढ़ेगी। इसका उल्टा अगर हम करें, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड है और अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो कलर की इंटेंसिटी वापस से कम हो जाएगी। ठीक है, रीज़न क्या है? क्योंकि टेम्परेचर हमने कम किया तो जो NO2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइमराइज होकर के N2O4 बना लेंगे, और आपको पता है कि N2O4 कलरलेस होता है। तो NO2 की क्वांटिटी जो कि ब्राउन कलर की है वो कम हो जाएगी, तो N2O4 बनने की वजह से NO2 की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। नाम से मालूम पड़ रहा है होमोजीनियस मतलब जिसमें फिजिकल स्टेट्स, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, और अगर कैटालिस्ट हैं उसके अंदर तो उसकी भी फिजिकल स्टेट सेम होगी। तो इन एन होमोजीनियस सिस्टम, सॉरी एन गलत लिखा हुआ है यहाँ, इन अ होमोजीनियस सिस्टम the reactants and products are in the same phase, that is solution phase। देखिए गैसियस फेज में भी हो सकते हैं, और आपको पता है कि सॉलिड फेज में रिएक्शन या तो होते नहीं है या एक्सट्रीमली स्लो रेट पर होती है, जो कि ऑब्जर्वेबल नहीं होती है। तो मैक्सिमम रिएक्शन या तो सॉल्यूशन फेज में होती है या गैसियस फेज में। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? वो होमोजेनियस इक्विलिब्रिया होगा। जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ देखिए, इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट एक एस्टर है, 10th में भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, याद आया होगा। ये एक्वस फॉर्म में है, और एक्वस फॉर्म क्या है? पानी के अंदर घुला हुआ, तो वो भी एक तरह का लिक्विड हो गया। और वाटर हमने लिया है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। तो दोनों रिएक्टेंट्स लिक्विड फॉर्म में हैं, और दोनों प्रोडक्ट्स यानी एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल ये भी लिक्विड स्टेट में ही हैं या एक्वस स्टेट में ही हैं। तो फिजिकल स्टेट सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? ये होमोजेनियस इक्विलिब्रिया है। ऐसा कैसा? यहाँ पर भी देखिए, फेरिक आयन और थायोसाइनेट आयन, इनसे बनने वाला ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये सारे सेम फिजिकल स्टेट में हैं, तो ये होमोजेनियस इक्विलिब्रिया हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। बच्चों आपको ये पता है कि जो हमने पिछले वीडियो के अंदर फार्मूला देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, K इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो वो उनकी पावर की फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। अगर गैसियस फॉर्म में हम यूज़ करें तो हमको यहाँ पर प्रेशर यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या प्रेशर को जो मोलर कंसंट्रेशन है उससे रिलेट किया जा सकता है क्या? वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे। आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। तो हम प्रेशर को लिख सकते हैं N/V इंटू RT, और N/V क्या होता है? ध्यान देना, मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वही यहाँ पर भी है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम। अगर हम लीटर के फॉर्म में ले रहे हैं तो वही मोलरिटी हो जाएगा। तो हम इसको सीधे सीधे P इज इक्वल टू CRT भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हम NCERT की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे भी वही फार्मूला लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू CRT किस तरह से डिराइव हुआ है, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो देखिए P इज इक्वल टू
ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में गैस लिखा हुआ है, यानी उस गैस की मोलर कंसंट्रेशन हो गई वो, और इनटू RT। तो P प्रेशर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और R की वैल्यू 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन हमको रखनी पड़ेगी। लीटर क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन है इसलिए लीटर वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। ये यहाँ जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो सारे गैसियस फॉर्म में हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, Kc की वैल्यू क्या होगी, HI² / H2 × I2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखो Kc लिखा है, Kc नहीं, यहाँ Kp होगा वो, तो Kp = P HI² / P H2 × P I2। ठीक है, फर्दर PHI = HI × RT, PI2 = I2 × RT, इसी तरह से PH2 = H2 × RT। अब ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पुटअप करें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए Kp = PHI² / PH2I2, उसको आगे हमने सॉल्व किया तो HI को कॉमन ले लिया, उस पर स्क्वायर लगाया, RT को भी कॉमन लेकर के स्क्वायर लगा दिया। ऐसा कैसा H2 और I2 के लिए भी। अब इसमें क्या हुआ कि न्यूमरेटर में RT² है और डिनोमिनेटर में भी RT × RT लिखा है, ये कैंसल आउट हो गए, तो HI² / H2 × I2 मिला, यानी यही Kc के बराबर है, यानी Kp और Kc की वैल्यू यहाँ पर बराबर हो गई। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा, जी नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बन रहा है, इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई किया, PNH3 इसका स्क्वायर, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अमोनिया का 2 है। फिर डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स आ गए, प्रेशर ऑफ N2 एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन PH2 है, उसका क्यूब लगाया क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाइड्रोजन का 3 है। अब उसी को हमने कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखा, तो NH3 इसका स्क्वायर हुआ इंटू RT, उसका भी स्क्वायर हुआ, फिर डिनोमिनेटर में N2RT, फिर इंटू H2 का क्यूब और RT का क्यूब हुआ। अगर आप यहाँ कैंसल आउट करेंगे तो RT² से नीचे की तरफ आप ध्यान दोगे तो RT की पावर 4 है, तो वो RT का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अब ये हुआ, इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो Kp = Kc और RT की पावर -2 हमको मिलती है। मतलब ये है कि यहाँ पर Kp = एग्जैक्टली Kc नहीं है, मतलब RT का भी कुछ रोल है। अब ऐसा क्यों है, अगर आप ध्यान देंगे तो जो HI वाली रिएक्शन हमने देखी थी उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही केस में नंबर ऑफ गैसियस मोल सेम थे। H2 और I2 रिएक्टेंट में इन दोनों का 1-1 मोल है, और जब प्रोडक्ट बनता है HI तो उसके 2 मोल है, यानी रिएक्टेंट में भी 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में भी गैसियस के 2 मोल्स हैं। लेकिन अमोनिया वाली रिएक्शन के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें आपको पता है रिएक्टेंट साइड में 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स हैं। अब एक जनरल रिएक्शन देखिए, AA + BB गिविंग CC + DD। इसमें Kp = उसी तरह से फार्मूले पुटअप करो। हमको ओवरऑल जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, Kp = देखिए यहाँ Kc के बराबर जो C और D की रेस्पेक्टिव पावर, A और B की रेस्पेक्टिव पावर पुटअप की हुई है, लेकिन साथ में आप देख रहे हो जो RT है उसके साथ में यहाँ पर ये पावर रखी हुई है, तो सीधे सीधे आपको ये पता लगेगा कि इसमें जो प्रोडक्ट है उसमें से हमने रिएक्टेंट वाले जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उनको माइनस किया है। ठीक है, तो या यूँ हम बोल सकते हैं कि Kp = अल्टीमेटली हमको मिलेगा Kc, फिर ब्रैकेट में RT और उसकी पावर ΔN। यहाँ ΔN ध्यान रखना केवल गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो Kp और Kc के बीच का रिलेशनशिप हमको मिलेगा।
अब हम देखते हैं हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया। नाम से पता लग रहा है कि फिजिकल स्टेट में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। अगर एक सॉल्यूशन या लिक्विड फेज में है तो हो सकता है दूसरा गैसियस फॉर्म में हो, या हो सकता है कोई एक सॉलिड स्टेट में हो, है ना। इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। Example, the equilibrium between water vapor and liquid water in a closed container is an example of heterogeneous equilibrium. अब आगे हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके हम देखें। Expression for equilibrium constant is applicable only when concentrations of the reactants and products have attained constant value at equilibrium state। यानी equilibrium constant ये कब कंसिडर किया जाएगा, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है, मतलब अब वेरी नहीं कर रही है। उसी कंडीशन पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेजर करें या कैलकुलेट करें। फिर The value of equilibrium constant is independent of initial concentration of the reactants and products। काफ़ी important है। अगर reactants की concentration हम कुछ भी लें और उसमें चाहे product भी पहले से तैयार किया हुआ कुछ ऐड कर भी दें, तो equilibrium establish हो जाने के बाद में उसकी जो वैल्यू आएगी वो constant होगी। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन पे आप विचार कीजिए। मान लो कि हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जो कंसंट्रेशन ली थी उससे अलग कोई कंसंट्रेशन ले लें रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेंड होने दें, फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो हमको ये वही वैल्यू मिलेगी जो पहले थी। इसका नाम कांस्टेंट इसीलिए है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये इम्पोर्टेंट है। जो हमने NO2 N2O4 वाला एग्जांपल लिया था उसमें आपको ध्यान में आया होगा, मैंने बताया था कि NO2 और N2O4 का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, यानी NO2 की कलर की इंटेंसिटी एस्टेब्लिश हो गई। अब अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एस्टेब्लिश करता है, लेकिन ध्यान रखना इसकी वैल्यू उस पहले वाले से डिफरेंट होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो देखें हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस्ड इक्वेशन एट अ गिवन टेम्परेचर। जो गिवन टेम्परेचर है वो इम्पोर्टेंट होता है, यानी उसकी वैल्यू पर्टिकुलर उस टेम्परेचर पर ही होती है। एक और एग्जांपल याद करो, फिजिकल इक्विलिब्रियम में डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस मैंने बताया था कि अगर शुगर को पानी में डिसोल्व करते हैं कम टेम्परेचर पे, जितना अमाउंट डिसोल्व है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे तो और ज़्यादा अमाउंट उसके अंदर डिसोल्व हो जाएगा। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम भी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी टेम्परेचर से अफेक्टेड रहते हैं। फिर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। भाई जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, ए गिविंग बी। इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Kc है, अब इसकी रिवर्स रिएक्शन हम लिखें बी गिविंग ए, इसके लिए अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू Kc की रेसिप्रोकल मिलेगी, यानी 1/Kc के बराबर जो वैल्यू होगी वही इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल इसके जो एप्लीकेशंस और यूजेस हैं वो क्या है, ये देखते हैं हम। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड Kp is directly proportional to the concentration of the products and inversely proportional to the concentration of the reactants। मतलब समझ में आ रहा होगा कि Kc या Kp की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा इनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और रिएक्टेंट जितना कम होगा इनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इसका उल्टा भी सही है, प्रोडक्ट अगर कम है तो Kc Kp की वैल्यू भी कम होगी, और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो भी Kc और Kp की वैल्यू कम होगी।
इफ के इज वेरी लार्ज देन द रिएक्शन प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन। के की वैल्यू वेरी लार्ज कब होगी? जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है और रिएक्टेंट बहुत कम है। तो आमतौर पे ये माना जाता है कि 10 की पावर 3 अगर इसकी वैल्यू है के सी या के पी की वैल्यू, तो ये मान लिया जाता है कि प्रोडक्ट है वो डोमिनेंट है और रिएक्टेंट की क्वांटिटी काफ़ी कम है और रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। अगर ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते 10 की पावर 3 है वो 4, 5, 10, 20, 50 तक पहुंच जाती है, तो आप ये मान लीजिए कि रिएक्टेंट ना के बराबर है और केवल प्रोडक्ट ही है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर Kc या Kp की वैल्यू बहुत कम है, यानी 10 की पावर -3 या उससे भी कम है, इसका मतलब क्या हुआ? डिनोमिनेटर ज़्यादा है, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्ट कम है, मतलब रिएक्शन एक तरह से या तो प्रोसीड नहीं हुई है या बहुत कम प्रोसीड हुई है। तो 10 की पावर -3, -4, -5, -10, -20 अगर है तो हम बोलेंगे कि रिएक्टेंट डोमिनेंट है। लेकिन अगर Kc और Kp की वैल्यू ये 1 के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, मतलब ये एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है। और ये जो रेंज है, इस रेंज को ध्यान में रखना, 10 की पावर -3 से लेकर के 10 की पावर +3 के बीच में है अगर, तो भी हम यही मान के चलेंगे कि इक्विलिब्रियम है। ऑब्वियसली अगर इस डायरेक्शन की तरफ है तो थोड़ा सा रिएक्टेंट डोमिनेंट है, और अगर इस डायरेक्शन की तरफ है तो थोड़ा सा प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा। फिर इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन पर्टिकुलर किसी मोमेंट पर किस डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड होगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी या रिवर्स की तरफ, इसको भी प्रेडिक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है। लेकिन इसके लिए हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन कोशेंट। ये रिएक्शन कोशेंट पर्टिकुलर उस मोमेंट पर उसी तरह से जिस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, लेकिन उसके अलावा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, उस मोमेंट पर आप रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू को उसी तरह से कैलकुलेट करो। The equilibrium constant helps in predicting the direction in which a given reaction will proceed at any stage. For this purpose, we calculate the reaction quotient. It is denoted by Q with molar concentration. If Qc is greater than Kc, then the reaction will proceed in the direction of reactants, यानी रिवर्स रिएक्शन की तरफ। देखिए Qc की वैल्यू ज़्यादा कब होगी? Kc के कंपैरिजन में। यहाँ Kc के साथ कंपेयर करना जरूरी है। तो अगर Qc की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होती है उससे ज़्यादा है, और इसी तरह से जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम है, मतलब ये इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश करेगा, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा, या हम सीधे सीधे यूँ बोल दें कि जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। अगर उल्टा हो, जैसे QC की वैल्यू लेस देन KC है, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो QC की वैल्यू कम है, मतलब जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है उससे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। अब ये जो फिगर है, इस फिगर से इजीली हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो Kc और Qc दोनों बराबर हैं, मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, इसमें कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें ये वाला, इसमें ये QC की वैल्यू कम है Kc के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ रिएक्शन मूव करेगी। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि QC की वैल्यू ज़्यादा है KC के कंपैरिजन में, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है प्रोडक्ट वही रिएक्टेंट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो रिएक्शन
रिवर्स डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट किया हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। QC इज ग्रेटर, तो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, सॉरी रिवर्स डायरेक्शन। और QC इज लेस देन KC, मतलब राइट टू लेफ्ट। ठीक है, फिर QC इज इक्वल टू KC, नो नेट रिएक्शन, यानी किसी तरह की कोई रिएक्शन, देखिए रिएक्शन तो होगी लेकिन दोनों डायरेक्शन की तरफ बराबर स्पीड में चलेगी। ठीक है, ये नेट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ, ये ध्यान रखना। बच्चों मैं बता दूं आपको कि ये जो लिखा है ना लेफ्ट टू राइट, इसको राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर जो KC की वैल्यू ग्रेटर इस वाले फिगर के अंदर आपने देखा था, तो ये राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है यानी रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, और तो ये क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नोट्स बना करके मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू।